अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। आपको पता है कि हम रिसर्च के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च और रिसर्च में डिफरेंस पढ़ लिया। जो डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च की वो पढ़ ली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी, पर्पस एंड मेथड भी। ठीक हो गया। उसमें हमने पर्पस और मेथड में हम लोगों ने हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा। साथ में बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को हमने डिस्कस किया। आज हम जो टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस हैं, रिसर्च बाय मेथड हैं, उनमें हिस्टोरिकल रिसर्च जो इसका पहला टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों को इंशाल्लाह डेली जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर भी वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो बेसिकली होती क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है ये इन्वेस्टिगेशन होती है या एनालिसिस होती है कुछ पास्ट इवेंट्स का। ठीक है, मतलब माजी में हो जाने वाले किसी वाक़ये को की अगर हमें रिसर्च करनी पड़ जाती है, अगर माजी में कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है जिसका अब हम सोल्यूशन करंट इरा में जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या पास्ट इवेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी मैंने कुछ आप लोगों के लिए रेडी की हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। द हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट। दूसरी जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी की है वो है डेरिवेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स आफ्टर एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट ट्रेंड्स और अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट ट्रेंड्स विच द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। अभी जो थर्ड डेफिनेशन है ना, ये असल में हमें बताती है कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते क्यों हैं। हम हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए करते हैं कि जो माजी में हम लोगों से गलतियां हुई उनको हम करंट फिनोमिना में, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे उनके ऊपर वर्क करते हैं। उनके ऊपर वर्क करने के बाद उनके प्रोज एंड कॉन्स को फाइंड आउट करते हैं, काज एंड इफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है तो। ठीक है, काज एंड इफेक्ट्स हर हिस्टोरिकल रिसर्च में फाइंड आउट नहीं किए जाते, जस्ट काजल कंपैरेटिव रिसर्च में जो है इनको फाइंड आउट किया जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो मतलब हम प्रेजेंट इवेंट में पास्ट में की जाने वाली गलतियाँ या प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की होती हैं उनको उन पे वर्क करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम फ्यूचर के लिए तैयारी कर लेते हैं। अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे हम फ्रेमवर्क्स तरतीब देते हैं, कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार करते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे पास्ट से ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो 5 हैं, जिसमें नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 2 कलेक्शन ऑफ द डाटा, फिर एनालिसिस, और उसके बाद हम कंक्लूजन्स की तरफ आ जाते हैं। और जब फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते हैं और हमारी फाइंडिंग्स जो हैं हम उनको एंड कर लेते हैं, तो फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब हम ये देखते हैं इसमें कि हमें बेसिक प्रॉब्लम है कौन सी जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। मतलब पास में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो हमारे फ्यूचर के लिए वाइटल प्रूव हो सकती है। मतलब अगर हम उस प्रॉब्लम पे वर्क कर लें और करंट इवेंट पे उस पर कुछ वर्क कर लें और कुछ रिसर्च कर लें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा को कलेक्शन के बाद हम उसी कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करते हैं। आपको पता है एनालिसिस किसको कहते हैं। हम अज्जा की तोड़ फोड़ करते हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा होता है उसको रद्दो बदल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है रद्दो बदल कर देना। हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके बाद हम डीपली उसको एग्जामाइन करके और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम आखिर में किसी ख़ास नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हम एक ख़ास नतीजे पर पहुंचते हैं हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स की वजह क्या थी और अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है इन प्रॉब्लम्स को, और फ्यूचर में हम इन पे बेटर वर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं। अब जबकि मैंने आपको ये बता दिया कि जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप करते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम डाटा को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने लगी हूँ। देखें, अब जो रिसोर्सेज है ना डाटा की कलेक्शन के हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए वो दो हैं। एक है प्राइमरी रिसोर्सेज और एक है सेकेंडरी रिसोर्सेज। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जो सेकंड स्टेप था हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च,
उसकी दो टाइप्स हैं। मतलब जब हम डाटा कलेक्ट करने लगते हैं तो हम दो तरीक़ों से डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक प्राइमरी रिसोर्स होता है और एक है सेकेंडरी रिसोर्स। अब प्राइमरी रिसोर्स क्या होता है? प्राइमरी रिसोर्स का मतलब होता है आई विटनेस्ड, मतलब जो रिसर्चर है वो बज़ाते खुद उस टाइम पे मौजूद होता है, ठीक है, वो एक्चुअल ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, या वो उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन का पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी माज़ी की ज़िंदगी पे आप जब उसकी रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, हम उसकी डायरीज़ ले लेंगे, उसने अगर अपनी कोई ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है तो वो ले लेंगे। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कभी अदालती कोई कार्रवाई होती है या ऐसा कुछ होता है, कुछ एफिडेविट्स वगैरह होते हैं, वो उसके हमें मिल जाते हैं तो हम वो ले लेते हैं, या उसकी पिक्स वगैरह ले लेते हैं, या उसके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उसके इंटरव्यूज़ का कोई डाटा रखा होता है। मतलब उस जिस पर्सन पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके हवाले से हमें जो भी फर्स्ट हैंड डाटा अवेल होता है ना, उसको हम प्राइमरी रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो रिसर्चर होता है या वो खुद भी हम जो एक्चुअल ऑब्जर्वर होता है नहीं होता, उस इवेंट पे मौजूद भी नहीं होता, ठीक है। जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी बिलोंगिंग्स भी आपके पास नहीं होती, मतलब उसके सामान में से कुछ आपके पास नहीं होता। होता क्या है कि मतलब किसी सेकंड पर्सन से हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक तीसरा बंदा उस इवेंट में मौजूद था, वो उसका आई विटनेस था, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है। या फिर ऐसा होता है कि मतलब डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं, माजी के जो तारीख निगार हैं, जिनको हम उर्दू में तारीख निगार कहते हैं, वो जब अपनी बुक्स में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और हम उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम सेकेंडरी डाटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ डाटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं। कि क्योंकि एक तीसरा पर्सन, एक थर्ड पर्सन हमें बता रहा है, हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, तो दैट मीन्स ये सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं। अब जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा वैलिड नहीं होते या ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। उसके बाद आपको मैंने जो थर्ड स्टेप बताया था इसका हिस्टोरिकल रिसर्च का, वो था एनालिसिस और क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ठीक है। एनालिसिस या क्रिटिसिज्म एक ही बात, हम इसको इंटर एक्सचेंजेबली इसमें यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अब दो टाइप की क्रिटिसिज्म्स होती हैं। मतलब जब आप डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देख रहे होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख रहे होते हैं, तो आप दो तरह से देखते हैं। एक इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है आपकी, और एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होती है और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होती है। जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है ना, वो डाटा की रिलायबिलिटी चेक करती है, ठीक है। वो ये देखती है इंटरनल क्रिटिसिज्म कि जो रिसर्चर है, ठीक है, उसने जो डाटा कंपाइल किया है, क्या वो एग्जैक्ट है, ठीक है, वैलिड है, ठीक हो गया। वो ये देखती है कि जो रिकॉर्ड्स हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि अगर हमने किसी का इंटरव्यू लिया है तो वो किसी शख्स के ज़रिए असर था। जैसे कुछ लोग जो हैं किसी वडेरे के डर से नहीं सच बताते, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब उनके अपने बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वो डाटा को छुपा रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है जब हम डाटा को मतलब कलेक्ट करने लगते हैं, तो ऐसा भी होता है कि पिक्चर्स में ट्रिक फ़ोटोग्राफी करवा ली जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो लोग जो है ना गलत वेज़ भी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल क्रिटिसिज्म में ये देखते हैं कि क्या डाटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल है, एग्जैक्ट है, क्या वाकई ही जिस पर्पज़ के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ इसका कोई लिंक बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ना, ये डाटा की वैलिडिटी को चेक करती है, ठीक है। ये देखा जाता है कि जो डाटा है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन डाटा है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि मतलब रियल और ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव है ये जो डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट वगैरह उसने लिखा हुआ है, तो क्या वो एज इट इज़ है, ये किसी थर्ड पर्सन ने तो नहीं लिख दिया वो, ठीक है। तो ये वैलिडिटी चेक करने के लिए होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस स्लाइड में, आपने ये याद रखनी है कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है वो रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए होती है, और जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है वो वैलिडिटी को चेक करने के लिए होती है, ठीक है। बस ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं इस स्लाइड में।
उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड तो नहीं है अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की गई हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च आ जाती है, ठीक है, जिसको हमने जब हमने क्वालिटेटिव रिसर्च को डिस्कस किया था तो उसमें भी डिस्कस किया था। बायोग्राफिकल रिसर्च आ जाती है, वो भी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कस किया था। उसके अलावा लीगल रिसर्च होती है। ये तीन मेन जो टाइप्स होती हैं ना, ये होती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। अब आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च क्या होती है। जो बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च होती है ना, ये बेसिकली पब्लिश्ड मटेरियल की रिसर्च होती है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये बुक्स की रिसर्च होती है, नहीं, जस्ट बुक्स नहीं इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जितना भी पब्लिश्ड मटेरियल है वो सब इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब एफिडेविट्स हो गए, जैसे किसी भी वेबसाइट पर मौजूद डाटा हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गए, इसके अलावा डिफरेंट आप ऐसे कह लें कि रिसाले होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं। उसके अलावा मतलब जितना भी पब्लिश्ड वे में हमें मटेरियल मिल जाता है, रिटन फॉर्म में मटेरियल मिलता है और पब्लिश्ड होता है, वो बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च में फॉल करता है। बायोग्राफी आपको पता है कि किसी भी इंसान की जो होती है ना, अ, मतलब एक थर्ड पर्सन जो है किसी की लाइफ को डिपिक्ट करता है, किसी की लाइफ के बारे में हमें बताता है, तो ये होती है बायोग्राफी, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जिस बंदे की लाइफ है ना, वो बंदा खुद अपनी लाइफ के बारे में हमें बता रहा होता है, ठीक है। अब जो बायोग्राफिकल रिसर्च है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक सोसाइटी के लाइफ स्टाइल्स, उसके आप ऐसे समझ लें कि सोसाइटी पे उसके इम्पैक्ट्स, उसकी पर्सनल बायोग्राफीज़, इनके हवाले से होती है। और अगर हम लीगल रिसर्च की बात करें तो लीगल रिसर्च जो होती है वो इंस्टीट्यूशंस की होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं इसमें, कुछ गवर्नमेंट इश्यूज़ भी डिस्कस किए जा सकते हैं लीगल रिसर्च में। उसके अलावा जितने किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उन पर रिसर्च की जा सकती है। उसके अलावा डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो होते हैं, मतलब मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी भी इदारे की है, वो जितने भी ऑर्डर्स डिसबर्स करती है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनके हवाले से रिसर्च हो सकती है, या किसी भी हवाले से। मतलब जो लीगल रिसर्च होती है ना, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से होती है, ठीक हो गया। और बस इतना ही था आज का टॉपिक हमारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।